जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आज की क्लास गुदुद के ऊपर करने जा रहे हैं और हम गुदुद जाज़बा, गुदुद नाकला और इसके बाज़ ग्लैंड्स ऐसे हैं, गुदुद ऐसे हैं जो कि दोनों खसूसियात के, यानी उसके अंदर जाज़बा का निज़ाम भी मौजूद है और नाकला का निज़ाम भी मौजूद है। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली इस क्लास की एक बहुत अहम ज़रूरत थी, क्योंकि अक्सर गुदुद जाज़बा और नाकला के इलाज मुआलजे के मामले में लोग कन्फ्यूज़न का शिकार रहते हैं। और दूसरी बात, अक्सर और बेशतर ये देखने में आया है कि जाज़बा और नाकला के मुतालिक अगर कोई बात उनसे तफसील पूछ ली जाए कि किसे हम जाज़बा कहेंगे, किसे हम नाकला कहेंगे, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न नज़र आती है। हमारी क्लास में भी अक्सर साथी बैठे हुए हैं तो ये कन्फ्यूज़न रहती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी क्लासेस में आते रहे उन्होंने इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ लिया। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको हमारे वो नाज़रीन जो वीडियो की शक्ल में हमारी इस क्लास को देखते हैं उनके लिए भी हम यहाँ बताएं। तो पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि गुदुद क्या है। गुदुद ऐसा उज़ू जो कुछ सीक्रेट्स करे, यानी कि कुछ अफजाइश करे, अफ़ज़ा करे, अपने अंदर से कुछ ऐसी चीज़ जनरेट करे, प्रोड्यूस करे, निकाले बना करके, जो उसकी अपनी ज़रूरत के अलावा की हो। एक तो होता है ना वो अपनी ज़रूरत के लिए कोई चीज़ बना रहा हो, लेकिन नहीं, वो कोई ऐसी प्रोडक्ट, ऐसी चीज़ बना रहा हो जो अपने से दूर के किसी और निज़ाम, सिस्टम, टिश्यूज़, सेल्स की एक्टिवेशन के लिए, उसकी मदद के लिए, उससे कोई काम लेने के लिए कुछ वो सेक्रेट्स करता हो। तो आम तौर पे ये सेक्रेशंस दो किस्म की होती हैं। एक होती है हार्मोन की शक्ल में, एक होती है एंजाइम की शक्ल में। हार्मोन की शक्ल में जो होती है वो गुदुद जाज़बा, जिन्हें भी हम अभी गुदुद जाज़बा को भी समझेंगे कि किसे कहा जाएगा, तो उसमें से जो इखराज होगा, जो प्रोडक्ट बन करके निकलेगी, वो दूसरे उज़ू तक जाएगी, अपने फ़ेल को अंजाम देगी, उसे हम कहते हैं हार्मोन। और एंजाइम वो हैं जो गुदुद नाकला वो प्रोड्यूस करते हैं और वो अपने टारगेट ऑर्गन पे जाते हैं। अब एक अहम नुक्ता इन दोनों के दरमियान फ़र्क का याद रखिए कि जो गुदुद जाज़बा होते हैं वो गैर नालीदार गुदुद होते हैं। गैर नालीदार उसको कहा जाता है, मिसाल के तौर पे ये एक आर्टरी है, क्योंकि अरूक शारिया के करीब करीब होते हैं, हम थोड़ा बड़ा करके बना रहे हैं, और इसके नज़दीक में उस ऑर्गन के गुदुद जाज़बा लेट सपोज़ यहाँ मौजूद है, और बवक्त ज़रूरत अपने एक्टिवेशन के मुताबिक जो इनको असबी निज़ाम या ग्लैंडुलर सिस्टम इनको कोई कंट्रोल कर रहा है, दो किस्म के सिस्टम मैसेजेस का काम करते हैं, अभी हम आगे समझेंगे। तो ये जो अपनी प्रोडक्ट रिलीज़ करते हैं ब्लड के अंदर, ये डायरेक्ट ब्लड के अंदर रिलीज़ करेंगे, तो ये कौन से हो जाएंगे? एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है? गैर नालीदार होता है, इसलिए अपनी जो प्रोडक्ट उसके सेल्स बनाते हैं वो डायरेक्ट ब्लड के अंदर शामिल कर देंगे, और वो फिर ब्लड के अंदर सफ़र करते हुए अपने मुताल्लिका उज़ू के रिसेप्टर तक जाते हैं। इसके मुकाबले में जब हम गुदुद नाकला के बात करते हैं तो ये क्या करते हैं? ये सेल्स का एक समझे गुच्छा है उस मुताल्लिका ऑर्गन के अंदर, और ये इस तरह से एक डक बना लेते हैं अपने दरमियान में, और ये डक बना करके इसके अंदर से अपनी जो मुताल्लिका प्रोडक्ट होती है, जिसको हम इनको हम याद रखें खिल्त भी कहेंगे। अभी हम चूँकि एक बात यहाँ अहम कहने की रह गई है, मेरे पास कमेंट्स में भी काफ़ी लोगों ने बात की, व्हाट्सएप पे भी की है, तो मोहतरम हम बीमारियों की तरफ और इल्मुल इलाज और दीगर चीज़ों की तरफ बाद में जाने वाले हैं। पहले हम निज़ाम जिस्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मुख्तलिफ़ जिस्म के ऑर्गन्स और मुख्तलिफ़ निज़ाम सिस्टम कैसे काम कर रहे हैं। अगर हम इसमें ही बीमारियां भी, उनके इलाज भी और उनकी दीगर चीज़ें भी डिस्कस करें तो अजीब खिचड़ी बन जाएगी। तो हम उससे बचने के लिए क्या कर रहे हैं कि पहले वो काम कर रहे हैं जो इस तरह की वीडियोज़ या इस तरह के जो चीज़ें आपको आसानी से मैसर नहीं होती, उसे उर्दू में जितना हद तक मुमकिन है हम उर्दू में इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिसको अंग्रेज़ी में ही लेना बेहतर है, उर्दू में वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। तो जिन्हें शौक़ हो तो उसका ट्रांसलेट ढूंढ सकते हैं, कर सकते हैं अपने पास से, और फ़िलहाल इसको अंग्रेज़ी में ही समझें ताकि वो अंग्रेज़ी में उस पर मवाद भी आपको ढूंढने में आसानी हो। तो हम यहाँ पर समझ रहे थे कि ये अपना सेक्रेशंस जो कर रहे हैं, जो कि खिल्त की शक्ल लेगा, ये एक डक के अंदर ये सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इसके नतीजे में यहाँ से जो प्रोडक्ट तैयार होगी वो प्रोडक्ट तैयार होके अपने टारगेट ऑर्गन तक जाएगी। लेट सपोज ये टारगेट ऑर्गन है। अब इस टारगेट ऑर्गन तक इसने पहुँच करके इस पे मौजूद अपने रिसेप्टर पे या तो अटैच होना है
या इसके अंदर नफूस करके इसके अपने अंदर मौजूद, आगे हम समझेंगे, उसके अंदर जा कर के इसने अटैच होना है और अपना मुताल्लिका फ़ेल अंजाम देना है। तो एक फ़र्क हमारे सामने ये आ गया कि जो गुदूद जाज़बा यानी एंडोक्राइन जिसको कहा जाता है, ये एंडोक्राइन सिस्टम अपने सेक्रेशंस को अपने जो रतूबात अपने ख़राज कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट बना करके जो चीज़ अखराज कर रहे हैं उसको अखराज वो डायरेक्ट आर्टरीज़ के अंदर यानी खून के अंदर कर रहे हैं, और ये खून में डायरेक्ट नहीं करते बल्कि एक नाली अपने दरमियान में रखते हैं और उससे अपने टारगेट ऑर्गन तक जाते हैं या एक्सक्रेटरी सिस्टम तक जाते हैं कि बाहर खारिज हो जाते हैं, जैसे पसीने के गुदूद हैं कि वो भी एक नालीदार हैं, लेकिन जब वो पसीना प्रोड्यूस करते हैं बवक्त ज़रूरत तो वो क्या होता है कि वो जिस्म की सतह पर आकर के जिस्म के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है और वो डायरेक्ट बाहर चला जाता है, उसका टारगेट बाहर सतह जिल्द है। इस तरह से हमारी थूक है, अगर हम इसको देखें तो ये हमारे सलेवरी ग्लैंड्स जब कोई ग़िज़ा खाने लगते हैं, कोई ज़रूरत हो तो उसके तहत वो थूक प्रोड्यूस करते हैं और उसका काम क्या है कि हमारे मुंह के अंदर आ जाना, ताकि हम जो निवाला खा रहे हैं, कोई चीज़ चबा रहे हैं, वो आसानी से हमारे हलक से नीचे उतर के मैदे तक जा सके और वहाँ से हज़म का मामला आसान हो जाए। तो इस तरह से और भी चीज़ें हैं, मेमोरी ग्लैंड्स हैं दूध की प्रोडक्शन के लिए, वहाँ भी आप देखें कि जब उसमें मेमोरी ग्लैंड्स के टिश्यूज़ पे दबाव पड़ता है, बच्चा जब दूध पीने की ख्वाहिश रखता है तो मेमोरी ग्लैंड्स पे जब वो दबाव डालता है, उस दबाव से एक बरकी सिग्नल, एक नर्व सिग्नल दिमाग तक जाता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से एंजाइम का अखराज कराएगा, हार्मोन का अखराज कराया जाएगा, जिसने आ करके मेमोरी ग्लैंड के अंदर काम करके और उससे दूध की प्रोडक्शन करानी है। वो जब हम मेमोरी पे जाएंगे तो वहाँ पर भी इस बात को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। गुदूद जाज़बा एंडोक्राइन और गुदूद नाकला, इन दोनों के फ़र्क को समझना, इनके निज़ाम को समझना ज़रूरी है। निज़ाम को समझने के लिए एक बात तो हमने यहाँ कर दी कि इसने डायरेक्ट सबसे बड़ी निशानी के गैर नालीदार और नालीदार होने की, यहाँ पर हमने फ़र्क को समझ लिया। हार्मोन जो है, इसको हार्मोन क्यों कहते हैं? इसके अंदर से जो रिलीज़ होने वाला प्रोडक्ट है वो कौन सा है? हार्मोन। ये दो लफ्ज़ों से मिलकर के बनता है। असल में आ करके उन्होंने अपनी जगह बना ली और वहाँ की मकामी ज़बान में उसके बड़े अच्छे मायने होते थे, लेकिन हमारे लिए काफ़ी पेचीदगी हो जाती है। ये बेसिकली ये इसका जो मकसद है, मतलब बनता है वहाँ पर झंझोड़ना, झंझोड़ना, हरकत में लाना, और दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं तहरीक में लाना, कि वो वहाँ जा कर के उसको जिस काम के लिए वो हार्मोन बना है वो अपने मुताल्लिका रिसेप्टर तक जाएगा और उस मुताल्लिका रिसेप्टर के साथ जब वो अटैच हो जाएगा तो अटैच होकर के वो वहाँ के उस मैकेनिज़्म को ऑन करेगा। इसलिए इसको हम ये भी कह सकते हैं कि उसको तहरीक में लाता है। यानी कि कोई चीज़ एक बिल्कुल साइलेंट मोड में पड़ी है, एक ऑर्गन अभी वर्क नहीं कर रहा, उसके पास उसका हुक्म नहीं पहुँचा, तो वो हुक्म दो तरह से हमारे जिस्म में काम करता है। एक हमारे असबी निज़ाम के ज़रिए से, जो हमारा न्यूरल सिस्टम है वो क्या करता है, अपने एक्सोन्स जो हमारे दिमाग के अंदर सेल्स मौजूद हैं उसकी लंबी लंबी दुमें निकली हुई जिन्हें एक्सोन कहा जाता है, उन एक्सोन्स के ज़रिए से एक बरकी सिग्नल का अखराज करता है। वो बरकी सिग्नल अपने टारगेट ऑर्गन तक जाता है और वहाँ पर जो उसका कीमियावी अमल मज़ीद होता है उसे वो अंजाम देता है अपने नर्व एंडिंग से। और एक मैसेजिंग सिग्नलिंग सिस्टम जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम के तहत भी होता है, ये भी जिस्म के आज़ा के दरमियान कम्युनिकेशन और मैसेंजर्स एक्सचेंज का काम करता है, उन्हें पैगामात पहुंचाता है, उनसे वसूल कराता है, उनको एक्टिवेट कराता है। और बाज़ जगह पर तो ऐसा है कि एक गुदूद से निकल करके हार्मोन दूसरे गुदूद तो जाता है, उसको एक्टिवेट करता है, उस गुदूद से फिर एक और हार्मोन एक्टिवेट होता है और वो फिर मज़ीद आगे जा कर के भी काम करता है। इंशाअल्लाह उसको भी थोड़ा थोड़ा सा हम आज की इस तारफ़ी क्लास में पढ़ते जाएंगे और फिर आइंदा आने वाले वक्त में हम कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ़ गुदूद को इंडिविजुअली हम इंशाल्लाह उनके काम करने के अमल को, काम करने के तरीके को समझेंगे। तो इस तरीके से हम हार्मोन को भी समझा कि जो स्टिमुलेट करता है, यहाँ पर ये सामने आती है। बेसिकली ये क्या करते हैं, ये बेसिकली हमारे ग्रोथ और हमारी डेवलपमेंट, छोटा बच्चा होता है उससे उसने बड़ा होना है, उम्र के अंदर भी हमारे मुख्तलिफ़ स्टेजेस आती रहती हैं, मुख्तलिफ़ मौसम का सामना करना पड़ता है और इस तरह के हमारी डेवलपमेंट, यानी एक तो ग्रोथ होती है, एक डेवलपमेंट होती है, दोनों अफजाइश के मुतालिक हैं। एक नई चीज़ प्रोड्यूस करना और एक प्रोड्यूस शुदा चीज़ को मज़ीद आगे उसको बढ़ाना। इसके साथ साथ ये हमारे मूड, हमारा यानी कि इस वक्त मिजाज कैसा है, कभी हमें खुशी महसूस होती है, कभी गम महसूस होता है, कभी हम डिप्रेशन में होते हैं, स्ट्रेस जिसको हम कहते हैं, तो स्ट्रेस हार्मोन भी हमारे अंदर रिलीज़ होता है जो स्ट्रेस को
ख़त्म करने के लिए आता है। थोड़ी देर के बाद हम इंशाअल्लाह ताला उस पे आने वाले हैं। तो इंशाअल्लाह हम ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें करते हुए चल रहे हैं। इन्फेक्शन, अब मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारे जिस्म में इन्फेक्शन हो जाते हैं उनसे फ़ाइट करने के लिए भी ये हार्मोन्स अपना रोल अंजाम देते हैं, जो कि आगे जा कर के हम तफसील से समझेंगे। हम गुदूद जाज़बा के भी कि कौन कौन से इसमें गुदूद शामिल हैं, गुदूद नाकला कौन से, इसकी तरफ भी हम जाते हैं। गुदूद जाज़बा का सिग्नलिंग सिस्टम भी यहाँ समझ लें कि ये 3 तरह से काम करता है। एक होता है ऑटोक्राइन, यानी कि वो हार्मोन जो खारिज होता है एक गुदूद में से, तो वो उसी ऑर्गन के पर मौजूद कोई और सेल या कोई और टिश्यू के रिसेप्टर से अटैच होकर के उसको दोबारा एक्टिवेट करता है या मज़ीद एक्टिवेट करता है। एक होता है उसके करीब तरीन ऑर्गन को जा कर के उसको एक्टिवेट करना, तो उसके लिए उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं करनी पड़ती। और एक होता है दूर के ऑर्गन को सिग्नल लिंक के ज़रिए से तहरीक में लाना या एक्टिवेट करना, उस तक अपना पैगाम पहुंचाना। तो आप समझते ही हैं कि ये हार्मोन्स का सिस्टम भी एक बातचीत का एक ज़रिया है दोनों गुदूद के दरमियान, या बाज़ों का 3 गुदूद 4 गुदूद के दरमियान भी इसी तरह से होता है। और इस हार्मोन के ज़रिए से ही किसी गुदूद के काम को रोका या चलाया जा सकता है। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक तो हमने ये देख लिया कि ये गैर नालीदार और ये नालीदार, ये क्या अखराज करते हैं, हार्मोन का, और ये क्या करते हैं, एंजाइम। ये प्रोड्यूस, दोनों चीज़ें आपने देखी कि किस तरह से करते हैं। ये नालीदार है, एंजाइम को अपने टारगेट आर्गन पे भेजते हैं। और ये हार्मोन्स को बज़रिया खून, क्योंकि खून में खारिज करते हैं, और ये खून में खारिज करके और अपने टारगेट ऑर्गन की तरफ इसको भेज देते हैं। इसके असरात देर तक रहते हैं, इसके असरात अपना फेल अंजाम देकर ख़त्म हो जाता है। यानी जिस काम के लिए गए हैं उस वक्त में, जैसे एक बंदा तेज़ दौड़ रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, और उस वक्त उसको पसीना आया, पसीने के गुदूद ने काम किया और पसीना आया, जब उसने अपने इस फेल को ख़त्म कर दिया तो पसीने का अखराज ख़त्म हो गया। इस तरह से दीगर भी हम चीज़ें इसकी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम एक बात और देख रहे हैं, इसका प्रोसेस तेज़ होता है, कम वक्त लेता है, इसका रिस्पॉन्स फौरी होता है, इसका प्रोसेस स्लो। ज़्यादा वक्त लेता है ये पूरी बॉडी में बज़रिया खून फैल जाते हैं और ये अपने टारगेट ऑर्गन तक रहते हैं। जब हम हिजामा करते हैं मुख्तलिफ़ मरीज़ों का, तो आम तौर पर उनके ब्लड में से जो सबसे ज़्यादा चीज़ हम निकालते हैं, जो कि फैली हुई होती है, वो ये गैर नालीदार खुदूद के मुख्तलिफ़ सेक्रेशंस हैं। ये हमने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा है कि मुख्तलिफ़ जिस्म के अज़ा से या जिस अज़ा तक इन्होंने सफ़र करके पहुंचना था, उसके इर्द गिर्द से जो मवाद हम कपिंग के ज़रिए से निकालते हैं, वो कौन सा ज़्यादातर मवाद होता है, वो ज़्यादातर ये मवाद होता है, क्योंकि ये मवाद तो ब्लड में जा ही नहीं रहा, ये तो लोकल है, अपने टारगेट तक रहता है, उसके अंदर ही है, नाली के ज़रिए से है। लेकिन और इसके अखराज का एक अलग मेकनिज़म है बॉडी के अंदर, लेकिन इसके अखराज को हम हिजामे के ज़रिए से बआसानी, जिससे मरीज़ फ़ौरी तौर पे रिलीज़ हो जाता है, उसको मूड अच्छा हो जाता है, उसको और दीगर जो फ़वाइद हासिल होते हैं, फ़ौरी फ़वाइद हासिल होते हैं, इस लोड को हल्का कर देने से होते हैं।
तो ये भी एक अहम बात थी यहाँ याद रखने की। इसमें अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए तो उल्टियाँ और मतली के इस तरह से मुख्तलिफ़ हालतें इसमें आ जाएंगी, जिसके ज़रिए से ये अपनी इजाफ़ी चीज़ों को भी अखराज करा लेगा कहीं ना कहीं से। अब हम ये देख रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान मोटे मोटे हमने फ़र्क देखे हैं, मज़ीद भी कुछ फ़र्क हैं, लेकिन हमने समझने समझाने और वक्त को बचाने के लिए ज़रा कम वक्त लेते हुए इन फ़र्क को लेकर के चल रहे हैं। यहाँ पर हमने हुदूद जाज़बा के बारे में कुछ लिख दिया है। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पेनियल, थायराइड, पैराथायराइड, हार्ट, आर्टेरियल वाल्व्स, थाइमस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, किडनी, एड्रिनल्स, पेंक्रियाज, टेस्टिस, ओवरीज, स्किन, प्लेसेंटा। ये मुख्तलिफ़ हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो आमतौर पे मशहूर भी हैं और उसको हमने लिख दिया है। अच्छा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर एक और भी चीज़ होती है कि एक तो ये पूरे ग्लैंड होते हैं, दूसरे जहाँ पर ये मुकम्मल ग्लैंड नहीं है वहाँ पर ये क्या करेंगे, ये गशाए मखाती जिसको हमारे यहाँ कहा जाता है, ये एक लाइनिंग होती है सेल्स की, एक समझे कि एक स्किन का एक अंदर का हिस्सा होता है, जैसे कि मैदा है हमारा, इस मैदे के अंदर लेट सपोज़ ये एक हमारा मैदे का हिस्सा है। अब इसके अंदर ये मुख्तलिफ़ जिल्दें बनी हुई हैं, तहें बनी हुई हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, और इसमें ये जो ऊपर की लाइनिंग है, ऊपर वाली जहाँ पर हमारा खाया पिया सब कुछ हमारा इसके साथ अटैच हो रहा है, इसके पास एक सेल्स मुख्तलिफ़ एपिथेलियल हैं। उन सेल के अंदर स्पेशलाइज सेल होते हैं जहाँ से कुछ सेक्रेशन ख़ास होनी होती है इस ग़िज़ा के मुवाफ़िक, जिसने फिर उस ग़िज़ा को या जिस भी जगह पे ये सेल मौजूद होंगे अपने मखसूस अमल को करते हैं, हम आगे देखने वाले हैं। तो ये वाले क्या होते हैं, गशाए मखाती की सूरत में होते हैं डायरेक्ट। ठीक है, इस बात को हमने याद रखना है क्योंकि ये डायरेक्ट यहाँ से निकल करके और अपनी प्रोडक्ट के साथ इन्होंने अटैच होकर के यहाँ काम करना है, यहाँ पर मौजूद एक्टिवेशंस का अमल करना है। एक तो हमने देखा कि वो डायरेक्ट ब्लड के अंदर जाते हैं और एक अपने जो प्रोडक्ट आई हुई है उसके साथ भी इन्होंने अमल करना होता है। तो हम यहाँ पर से चल रहे हैं, पहले हम हाइपोथैलेमस को देखते हैं। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पाइनियल ग्लैंड, इसको पाइनियल ग्लैंड बाज़ पीनियल भी बोलते हैं, तो जो उनको दिल करे बोले। ये तीनों का ताल्लुक दिमाग से है, ये दिमाग के साथ कनेक्टेड हैं। फिर हमारे पास थायराइड है, पैराथायराइड है, जो कि हमारे गर्दन में जो ये जड़ है हमारी गर्दन की, इस जड़ में जहाँ से शुरू होती है यहाँ पर ये मौजूद है, इस पे भी हम बात करते हैं। इसके पीछे पैराथायराइड मौजूद होते हैं। फिर हार्ट, इसमें एट्रियल वॉल्व्स, इसमें मैंने बताया कि जैसे गशाए मखाती हमने स्टमक में देख रहे थे, इस तरह दिल के अंदर भी है, इसको भी हम इंशाल्लाह बात करते हैं। थाइमस है, दोनों हमारे फेफड़ों के दरमियान मौजूद हमारी लाइनिंग के अंदर है, और ये कोचिंग सेंटर भी है हमारे मुदाफ़ियती निज़ाम का। ये टी सेल्स वगैरह को तैयार करता है और हमारे मुदाफ़ियती निज़ाम को मुतहर्रिक रखता है। इन्फेक्शंस और दीगर ऐसे जो घुसपैठिए हमारे अंदर आ जाते हैं बाहर से, उनके ख़िलाफ़ लड़ने की ताकत को बढ़ाता है। स्टमक है, इस पर हमने बात की। स्मॉल इंटेस्टाइन, इसी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी गशाए मखाती मौजूद हैं जहाँ पर मुख्तलिफ़ हार्मोन्स सेक्रेट करते हैं और अपना अमल करते हैं। इस तरह सेम लीवर के अंदर भी है। लीवर बहैसियत मजमूई गुदूद नाकला है, लेकिन इसका कुछ पार्ट गुदूद जाज़बा के तहत भी काम करता है, लिहाजा ये मिक्सो ग्लैंड है। किडनी के अंदर भी गुदूद जाज़बा और गुदूद नाकला दोनों के अफ़ाल मौजूद हैं, लिहाजा ये भी एक मिक्सो ग्लैंड है, यानी दोनों काम ये अंजाम देता है। एड्रिनल्स, ये किडनी के ऊपर जो कैप सी बनी होती है, जो उसको हम कहते हैं, जिसमें से भी मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स का भी अखराज होता है किडनी से भी। और इसके साथ साथ हम पेंक्रियास के ऊपर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। ये भी मजमूई तौर पे तो गुदूद नाकला है, लेकिन इसके अंदर भी गुदूद जाज़बा का भी निज़ाम मौजूद है। इसी तरह से हम टेस्टस, ओवरीज़, स्किन के ऊपर भी साथियों से मैंने पूछा, बात की कि स्किन किस तरह से गुदूद जाज़बा का रोल अंजाम देता है। तो स्किन के अंदर भी हमारा एक ख़ास निज़ाम मौजूद है हार्मोन्स का, जो हमारे जिस्म में मौजूद कैल्शियम है, इसको जब तक विटामिन D3 आ करके एक्टिवेट ना कर दे, ये जुज़ो बदन नहीं बनता। तो सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज़ की मदद से स्किन में मौजूद जो सेल्स अपना गुदूद जो मौजूद हैं उसके सेल्स
उसके अंदर एक तब्दीली आती है जिसके नतीजे में सेक्रेशन होती है, भी हम बात करेंगे। इसी तरह प्लेसेंटा मखसूस वक्त में होता है ख़वातीन में, जब हमल ठहर चुका होता है तो उस हमल में बच्चे की ग्रोथ के लिए ये प्लेसेंटा अपना एक काम करता है और ये भी अपने एक हार्मोन्स खारिज करता है, इसको भी हम पढ़ेंगे। और ये बच्चे को बहुत सारे इन्फेक्शन से भी बचाता है, तमाम से नहीं लेकिन बहुत सारे मुश्किलात से बचाता है। बेसिकली ये माँ के और बच्चे के दरमियान एक लेयर है जिसमें से फ़िल्टर हो करके मुख्तलिफ मवाद ने बच्चे तक पहुँचना है, बात करेंगे इस पर भी। तो हाइपोथैलेमस डाइनसेफ्लॉन हमारे दिमाग के अंदर मौजूद है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर वाक़या है। नर्व सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम से, यानी हमारे नर्व्स दिमागी जो सिस्टम है उसको इस हाइपोथैलेमस के ज़रिए से एंडोक्राइन सिस्टम, जो हमारा पूरे जिस्म का एंडोक्राइन यानी गुदुद जाज़बा का निज़ाम है, उससे जोड़ने के लिए जो अमल शुरू होता है वो कहाँ शुरू होता है? हाइपोथैलेमस में। आमतौर पे पहले ये सोचा जाता था कि पिट्यूटरी जो ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा मास्टर ग्लैंड है। चूँकि हकीकत में देखा जाए तो ये एक बहुत छोटा सा, ऑलमोस्ट मटर के दाने के बराबर हमारे दिमाग के बिल्कुल बेस में, दिमाग का वो जो तमाम हिस्सा उसके नीचे और वस्त में, यहाँ से देखा जाए और यहाँ से देखा जाए तो ये वाक़या है। और ये पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है, उसके निज़ामों को, ग्रोथ वगैरह को। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको भी खुद इसका मास्टर कंट्रोलर है जो कंट्रोल करता है। तो इसका और इसके दरमियान, नर्व सिस्टम के दरमियान ये हाइपोथैलेमस काम करता है और ये सिग्नल से गुदुद जाज़बा पर से मुताल्लिका हार्मोन का अखराज कराता है जो कि केमिकल मैसेंजर्स हैं। हार्मोन्स पे हमने थोड़ी सी बात की भी कि क्या करता है, ये एक्टिवेशन का अमल करता है, स्टिमुलेशन का अमल करता है, तहरीक का अमल करता है। तो लिहाजा ये भी क्या करता है, ये भी सिग्नलिंग का काम करता है, राब्ते का काम करता है, मैसेंजर सिग्नल्स है ये केमिकली सूरत के अंदर। जबकि असबी निज़ाम के अंदर भी यही होता है कि उसके जो बरकी सिग्नल होते हैं वो अपने एग्जॉन्स के ज़रिए से अपने टारगेट जगह तक जाते हैं और वहाँ पर मुताल्लिका अपने जो नर्व एंडिंग है उसमें मौजूद बरकी या केमिकल सिग्नल से उस जगह को एक्टिवेशन करते हैं। तो हमें एक बात ये समझनी है कि ये जो जितने भी अपने हार्मोन्स का अखराज करते हैं ये किस तरह से काम करेंगे, चूँकि ब्लड में चले गए। इन सब के रिसेप्टर होते हैं मुताल्लिका टिश्यूज़ पे, मुताल्लिका सेल्स पर, वहाँ उसके रिसेप्टर मौजूद होंगे और हर एक अपने अपने रिसेप्टर से जा कर के ही अटैच होकर के उसका काम करेगा। वो दीगर की जगहों के पास अगर गुजरेगा या और रिसेप्टर, वहाँ अटैच ही नहीं हो सकेगा। उसकी माहियत, उसकी मैचिंग वहाँ होगी ही नहीं कि वहाँ वो उसको मैच कर सके और उसके साथ चल सके। तो लिहाजा कोई मुश्किल नहीं होती। लेकिन जब इसकी ज़रूरत ना हो और किसी वजह से अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा काम करना शुरू कर दें और पूरे खून के अंदर गर्दिश कर रहे हैं, नहीं कर रहे, एबनॉर्मल सूरत हाल, गैर तबी सूरत हाल भी होती है, तो ये जब हम मुआलजात के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर हम इसको सही अंदाज में समझेंगे। अभी हम हल्का इनका तारुफ ले रहे हैं, फिर हम मज़ीद वीडियोस हम इस पे हर एक पे अलग-अलग भी बनाएंगे इंशाल्लाह और इनके अपने अफ़ाल को दिखाएंगे, ताकि जब ये हमें समझ में आएंगे, इनका तरीका निज़ाम, तरीका काम करने का सिस्टम समझ में आएगा, तो हमें मुआलजात में भी आसानी होगी। वहाँ हम बीमारी और मुख्तलिफ उसके जो हिस्से होते हैं बीमारी के, इसके कम होने की वजह से, इसके ज़्यादा होने की वजह से, फिर वो किस दर्जे पे पहुंच चुका है, उस दर्जे पे हम किस दर्जे की दवाई दे रहे हैं, उस दवाई ने कैसे फ़ाइट करना है, उसने क्या काम करना है, इनके अगर ये एक्सेस हो रहे हैं, हाइपर हो रहे हैं, तो इसको रोकना कैसे, हाइपो सिचुएशन है यानी कम अगर इसका सेक्रेशन हो रहा है तो उस वक्त क्या सूरत हाल होती है। तो हमें वहाँ जा कर के आगे समझने में आसानी होगी। इसको पार्ट में हम ले कर के इसीलिए चल रहे हैं। तो पानी की मिकदार, दर्जा हरारत, भूख प्यास, खून का दबाव वग़ैरह, इस तरह की तमाम चीज़ों का जब जिस्म में कमी बेशी होती है तो इसका सिग्नलिंग सिस्टम के ज़रिए से दिमाग को, और दिमाग के ज़रिए से फिर हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये फ़ाल होकर के बाकी तमाम निज़ाम को ये कंट्रोल करते हैं और उनसे मतलूबा काम लेते हैं। दर्जा हरारत कम हो गया है तो उसको बढ़ाना है, बढ़े हुए को कम करना है। अब भूख लग रही है तो खाने का एहसास करवाना है, प्यास लग रही है तो पानी पिलाना है। इस तरह से ब्लड प्रेशर रेगुलेशन सिस्टम हमने किडनी के अंदर भी देखा पड़ा कि किस तरह से ज़बरदस्त एक रेगुलेशन सिस्टम किडनी में मौजूद है। जक्साग्लोमेरुलर अपरेटस, वो भी हमने देखा। फिर हमने देखा कि किस तरह से रेनिन वगैरह का खराज होता है। अभी हम थोड़ी देर में इसका भी किडनी पर आते हैं तो हम जायज़ा लेते हैं। हाइपोथैलेमस में हम ये देखते हैं कि जब ये एक्टिव होता है, इसको बरकी सिग्नल मिल जाते हैं, तो ये किस तरह से अमल करता है। ये क्या करता है, इसकी एक मिसाल देते हैं। जैसे थायरोट्रोपिन रिलैक्सिंग हार्मोन का एक अखराज होता है,
इसको हम आम ज़बान में TRH भी कहते हैं। ये एक हार्मोन का अखराज करता है। ये है थायरोट्रोपिन रिलैक्सिंग हार्मोन। स्क्रीन पे आपके सामने साफ लिखा हुआ भी आ जाएगा। तो ये हाइपोथैलेमस क्या करेगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को फ़ाल करने के लिए, इसमें मौजूद निज़ाम को फ़ाल करने के लिए अपना ये हार्मोन रिलीज़ करेगा, TRH, थायरोट्रोपिन रिलैक्सिंग हार्मोन, जिसके नतीजे में पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होगा, TSH रिलीज़ करेगा। ये जब इसके साथ एक्शन करेगा तो इसके नतीजे में ये क्या TSH को रिलीज़ करता है। और अगर ये TIH यानी कि थायरोट्रोपिन इनहिबिटरी हार्मोन, थायरोट्रोपिन इनहिबिटरी हार्मोन अगर ये रिलीज़ करेगा, इनहिबिट का मतलब है कि रोकना, इनहिबिटिंग हार्मोन को अगर रिलीज़ करेगा तो ये क्या करेगा, इस अमल को रोकने के लिए कर रहा है। अब आप देख लें कि इस TSH को रोकने और जारी करने के लिए थाइमस ने, हाइपोथैलेमस ने किस तरह से अपना रोल अंजाम दिया। हाइपोथैलेमस एंटेरियर, पिट्यूटरी ग्लैंड के भी दो हिस्से हमने देखे थे ना, पोस्टेरियर और इन्फेरियर। अब इसके एंटेरियर पार्ट की तरफ जब हम देखते हैं कि एंटेरियर पार्ट जो है इसका, उसमें कौन कौन से ये हार्मोन को अच्छे तरीके से इसको एक्टिवेट करने के लिए रिलीज़ करेगा, इसकी हम तफसील अब लिखते हैं यहाँ पर। हाइपोथैलेमस से एंटेरियर पिट्यूटरी पार्ट की तरफ जो हार्मोन रिलीज़ कराने के लिए जो सिग्नल जाते हैं उसकी तफसील कुछ इस तरह है। एक है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन इन GHRH। ये पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ कराते हैं, जो कि बच्चों में इसका जारी रहना बहुत ज़रूरी होता है ताकि बड़े होने पर उनकी मजबूती, उनके हड्डियाँ, उनके पट्टे वगैरह मजबूत बने और वो इसमें फ़ायदा उठा सकें, सेहतमंद रहें। और अगर ये जारी ना हो किसी वजह से तो उनकी सेहत ख़राब हो जाती है, उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही होती और उनके साथ दीगर मसाइल भी आते हैं। इसी तरीके से एक दूसरा हार्मोन है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। ये पिट्यूटरी को सिग्नल देता है कि FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी LH इसको रिलीज़ करे, ताकि ओवरीज में या टेस्टस में यानी मर्द औरत के एतबार से जो भी जेंडर है उसमें उसके ओवरीज या टेस्टस के अफ़ाल जो हों वो मज़ीद अपने काम को जारी रख सकें। उनकी अफ़ाल को कंट्रोल करने के लिए इन दोनों का जारी होना पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत ज़रूरी है, जो कि हाइपोथैलेमस के सिग्नल देने पर ही जारी होते हैं। इसी तरह CRH यानी कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये पिट्यूटरी को सिग्नल देता है कि एड्रेनल ग्लैंड को मुतहर्रिक करने के लिए, एड्रेनल ग्लैंड हमने कारोरा वाले लेक्चर्स के अंदर हमने पढ़ा है, कलाए गुर्दा जो मौजूद है गुर्दे के ऊपर कैप नुमा, तो उसको ये एक्टिवेट करेगा और कार्टिको स्टेरॉइड्स उसमें से रिलीज़ होंगे। इसकी पूरी तफसील हम माजी में पढ़ चुके हैं, तो दोस्त साहब आप वहाँ लिंक देख करके उसमें वीडियो देख लें। इस तरह TRH थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये पिट्यूटरी से TSH ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, यानी इसके जारी होने से थायराइड के अंदर एक्टिवेशन आएगी और थायराइड जब एक्टिव होगा तो वो अपने हार्मोन्स को रिलीज़ करेगा। तो थायराइड को कंट्रोल करने के लिए पिट्यूटरी का एंटेरियर पार्ट, और एंटेरियर पार्ट पिट्यूटरी को कंट्रोल कौन कर रहा है, थैलेमस। और एक और इसका हार्मोन हम देख लेते हैं, डोपामिन। इसको प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन भी कहते हैं और डोपामिन भी कहते हैं। ये बेसिकली प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन तो आप समझते ही हैं कि प्रोलैक्टिन ख़वातीन में दूध की अफजाइश के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसकी मौजूदगी में दूध की डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है माँ के ब्रेस्ट के अंदर। लेकिन यही
प्रोलेक्टिन डोपामिन के अखराज का भी सबब बनता है, ताकि उसको कंट्रोल करता है, रोकता है। इसको नेगेटिव फीडबैक कहा जाता है मेडिकल के अंदर। और ये एक अहम हार्मोन है। बहुत सारे इसमें इंजॉयमेंट और सेटिस्फिकेशंस और बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होता है। अपने वक्त पे रिलीज़ होता है और कमाल के रिजल्ट देता है। इसी तरीके से प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, अभी हमने जो पढ़ा PIH यानी प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, जिसको हम डोपामिन भी कहते हैं। और यहाँ पर प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन की बात हम कर रहे हैं, PRH की, जो कि दूध पिलाने वाली ख़वातीन में इसकी पैदाइश को बढ़ाने के लिए दूध की मकदार और उसकी पैदाइश में इजाफा कर देता है, जिससे बच्चे को एक ताकतवर सेहतमंद दूध मिलता है। तो इसके साथ साथ अब हम पोस्टीरियर पार्ट की तरफ भी चलते हैं। हाइपोथैलेमस से जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ADH और ऑक्सीटॉक्सिन ये स्टोर होते हैं इसके पास जा कर के, और उनके ऑर्डर के ऊपर ये रिलीज़ होते हैं। यानी कि इसको पैदाइश तो हाइपोथैलेमस में हो जाती है, लेकिन इनका ये स्टोर यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर है, पोस्टीरियर पार्ट के अंदर। ये भी हमने इसको ADH जब हमने कारोनरी में देखा था, तो वहाँ हमने इसके बारे में पढ़ा था कि ये किस तरह से पानी के पेशाब में ज़िया को रोकता है और उसे दोबारा नेफ्रॉन्स के अंदर जज़ब करवा के और दोबारा हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में वापस भेज देता है। ऑक्सीटॉक्सिन ये बहुत अहम ये भी है, हार्मोन्स के लिहाज से बहुत अहम इसके फीचर्स हैं। हिजान या शहवत उभारता है, क़ुव्वत एतमादी बढ़ाता है, अच्छा यानी फीलिंग वेल जिसको हम कहते हैं ना, बहुत अच्छा महसूस करना, वो इसकी वजह से होता है। और दूध की पैदाइश में भी इसका भी एक अहम रोल है, ये भी इसमें डेवलपमेंट में फ़ायदा करता है। और पैदाइश के वक्त, जब बच्चे की पैदाइश का वक्त, नॉर्मल डिलीवरी का वक्त हो, तो उस वक्त इसके मसल्स के अंदर इसको ये कंट्रोल करता है और उससे बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी में आसानी हो जाती है और बच्चा आसानी के साथ पैदा हो जाता है। इसके अलावा पुरसुकून नींद भी ऑक्सीटॉक्सिन की मौजूदगी में, क्योंकि ये अच्छा महसूस कराता है, रिलैक्स में रखता है, तो लिहाजा ऐसी हालत के अंदर नींद भी बड़ी पुरसुकून और अच्छी आती है। तो हाइपोथैलेमस के बारे में हमने थोड़ा सा जान लिया कि ये किस तरह जिस्म के अंदरूनी तवाज़ुन को कायम रखता है। इस तवाज़ुन को होमियोस्टेसिस का नाम दिया जाता है। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? थर्मो रेगुलेशन है, यानी कि जो हमारे जिस्म की फितरी हरारत वो उसको मेंटेन रखता है और उसकी कमी बेशी को सेंस करता है। इसके अलावा ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशंस वो इसके ज़िम्मे है। इसके साथ साथ पोटेशियम और कैल्शियम इसको बैलेंस में रखना, इसकी कमी बेशी को नापता रहता है और उसके मुताबिक जिस्म के अंदर तब्दीली करता है। और ब्लड प्रेशर कंट्रोलिंग सिस्टम है इसके अंदर बेहतरीन। और इसके साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन, यानी कि पानी के तवाज़ुन को भी ये साथ साथ में काम करता है। यानी इन कामों के लिए जिस्म के मुख्तलिफ हुदूदी निज़ामों को जारी और रोकता है। यानी बाज़ हार्मोन से उनके निज़ामों को जारी करता है, और फिर अगर उसकी ज़रूरत ना हो या वो इजाफी हो चुके हों या भी इसको रोकना हो, तो फिर दूसरे इनहिबिटरी हार्मोन, इनको हम सोमाटोस्टेटिन भी कहते हैं, और उन्हें वो जारी करके उसको रोकने का भी सबब बनता है। और इन चीज़ों के अंदर जैसे मिसाल हार्ट रेट है, तो दिल की रफ्तार को कम या ज़्यादा करना है, तो ये जहाँ पर असबी निज़ाम नर्व सिस्टम काम करते हैं, वहाँ पर साथ साथ में उसके इस दाखिली गुदूद या गुदूद जाज़बा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये भी अपने हार्मोन के ज़रिए से ऑर्गन्स को, उनके अफ़ाल को कंट्रोल करने का काम करते हैं और राब्ते का काम भी करते हैं। इसी तरह ब्लड प्रेशर में, फ्लूइड्स के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस रखने में, प्यास लगाने में कि हमारा ज़रूरत है तो इसको थर्स्ट सिग्नल जाएंगे दिमाग में। इसी तरह एपिटाइट यानी भूख का एहसास दिलाना कि अब खाना खाना चाहिए, स्पेस डेवलप हो गया है, बॉडी को नीड है। इसके अलावा बॉडी के वेट, इसको भी देखना है, ओवर वेट हो रहा है या लोअर वेट है, तो अब इसको बॉडी में स्टोर करना है या स्टोर शुदा को निकालना है। ये तबई हालात के अंदर, जब गैर तबई हो जाए तो फिर तो ज़ाहिर है वो मरीज़ है और फिर उसका हमें इलाज कराना है। इसके अलावा ग़िज़ा के हज़म होने के लिए भी आंतों और मैदे से मुख्तलिफ़ किस्म के सेक्रेशंस, जिनको इफ्राज कहते हैं, वो भी ये कराता है। और नींद के सिस्टम को चलाता है, जिसमें पेनियल ग्लैंड के ऊपर अभी हम आ रहे हैं बात करने के लिए इंशाल्लाह। और ये हमने जैसे कि शुरू में कहा, हाइपोथैलेमस
का सबसे अहम काम ये है कि आसाबी निज़ाम और जो गुदूद जाज़बा यानी दाखिली गुदूद के दरमियान बुनियादी राब्ते का काम करता है। इसके साथ सबसे ज़्यादा जो अटैच आसाब हैं वो हुक्म रसा आसाब हैं, जो इसको ऑर्डर्स देते हैं, इसको कंट्रोल में रखते हैं, और कंट्रोल रखने वाला हुक्म देने वाला ही होता है। और इस सिस्टम से भी यहाँ पर ये बात अच्छी तरह साबित हो रही है कि हुदूद जाज़बा अगर गैर तबी हालत के अंदर चले जाएं और इनको कंट्रोल करना है, तो हमें फिर एक नंबर की यानी असाबी उज़लाती अद्वियात को ही मुंतखब करना पड़ता है, क्योंकि वही इसके कंट्रोलर हैं और उसी के तहत ये काम में जाएगा। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे और हम आगे बढ़ेंगे तो हम इंशाअल्लाह ताला इस बात के और सबूत भी लेते जाएंगे कि क्या गुद्दी उज़लाती मरीज़ का इलाज क्या हम गुद्दी असाबी से या असाबी गुद्दी से कर सकते हैं, या असाबी उज़लाती ही बिल्कुल ठीक बिलज़िद फ़ितरी तरीका इलाज है। इंशाल्लाह इनके ऊपर मज़ीद दलाइल मुज़य्यन होते जाएंगे, और जब हमारा लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे हुदूद के ऊपर तो फिर हम इंशाल्लाह इसको कंक्लूड करेंगे।